कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। गुस्से में लाल, पीली, हरी, नीली, बैगनी, फिरोजी होती हुई अति बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़कर लेट चुकी थी और अब जश्न अपनी जगह पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी बेबी डॉल का गुस्सा देखकर उसे मज़ा आ रहा था, लेकिन अब उसे इंतज़ार था उसके सोने का, और ये घड़ियां उसके लिए बिताना बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन सब्र का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन यहाँ पर सब्र का फल बहुत ज़्यादा तीखा होने वाला था। आखिर थोड़ी देर बाद जश्न को अति की लंबी लंबी सांसों की आवाज़ सुनाई दी, तो वो अपनी जगह से उठा और बेड की तरफ आया तो अति सच में सो चुकी थी। उसका वो मासूम सा और क्यूट सा चेहरा वापस गोरा हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए उसके गालों पर अपना हाथ रखा और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे से बाहर लेकर निकल गया। इस वक्त वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था, क्योंकि जश्न ने सभी को वहाँ से भेज दिया था। अब अति को अपनी गोद में उठाकर वो बाहर बीच पर लेकर आया, जहाँ पर एक बोट उनके लिए तैयार खड़ी थी। वो बोट ऑटोमेटिक थी, तो उन्हें किसी और की ज़रूरत ही नहीं थी। जश्न उसे उस बोट में लेकर आया और फिर वहाँ पर लगे एक बिस्तर पर लिटा दिया। अति अभी भी नींद में घोड़े, गधे, गाय, भैंस बेचकर सो रही थी। जश्न की जगह अगर उसे गुंडे भी उठाकर ले जाते तो शायद उसे कुछ पता नहीं चलता, और इसकी एक वजह यह भी थी कि वो सबसे ज़्यादा महफूज अपने मोहब्बत की बाहों में ही महसूस करती थी, क्योंकि उसे पता था जब तक जश्न उसके पास है उसे कोई छू भी नहीं सकता। उसे बिस्तर पर लिटाकर जश्न ने उस बोट को स्टार्ट किया तो वो बोट पानी से बातें करते हुए चलने लगी, और अब अति को भी अपने आसपास हलचल महसूस हुई तो उसकी नींद टूट गई। उसने अपने आसपास पानी की बहुत सारी आवाज़ आ रही थी, जैसे वो इस वक्त किसी समंदर में हो। उसने अपनी आंखें धीमे धीमे खोली तो उसे महसूस हुआ कि वो कोई नॉर्मल बिस्तर पर नहीं बल्कि किसी फूलों के बनाए बिस्तर पर है, जो कि बेहद सॉफ्ट था। उसने अपने आसपास देखा छोटे छोटे दिए, जो कि वास्तव में दिए नहीं बल्कि आर्टिफिशियल लाइट थी। वो आसमान की तरफ चमक रही थी। शायद उस बोट को उससे सजाया गया था। उसके पास ऐसी खुशबू फैली हुई थी जिससे कोई भी इंसान डूब जाना चाहे। तभी उसने अपने कमर पकड़े हुए किसी के स्पर्श को महसूस किया। उसे समझ आ चुका था कि ये सब क्या हो रहा है, और उस चीज़ को महसूस करते हुए उसकी धड़कन एकदम से बढ़ गई। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी और उसके पूरे जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ने लगी। जश्न की हरकतें लगातार अति को मजबूर कर रही थी। एक झटके से उठना चाह रही थी अति, लेकिन दो हाथ जो उसके पेट पर थे उन्होंने उसे उठने नहीं दिया। अति ने अपनी अधखुली आंखों से अपने आसपास देखा। इस वक्त वो एक बोट में थी जो बिल्कुल एक समुंदर के बीचों बीच थी। उसके आसपास सिर्फ चांद की रोशनी थी, या फिर उन छोटी छोटी लाइट की जो उस पूरी बोट पर लगी हुई थी। ऊपर की तरफ एक सफ़ेद पर्दा लगा हुआ था जिससे आसमान और उनके बीच एक दीवार सी थी। उसके इस सरप्राइज पर अति के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते ही बन रही थी, और उस मुस्कुराहट को देखकर जश्न ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर वो यही तो देखना चाहता था अति के चेहरे पर, इसलिए तो उसे इतना तड़पाया और इतना परेशान किया। अति की एक मुस्कुराहट के लिए तो वो कुछ भी कर सकता था, और इस वक्त अति के चेहरे पर जो सुकून था उसके लिए तो जश्न अपनी ज़िंदगी भी वार दे। नहीं तो अति को प्यार करने के लिए उसका दिल भी तड़प रहा था। वो अपनी ज़िंदगी को खुद से दूर कैसे कर सकता था। उसने अपने अति को अपनी बाहों में भरा और उसके गाल से अपना गाल लगाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में इतना संगदिल सनम हूँ कि अपनी ही बीबी को हनीमून पर लाकर प्यार के लम्हे भी नहीं दूंगा और काम में डूबा रहूँगा। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी बेबी डॉल है, उसका सुकून, उसका प्यार, उसके चेहरे की मुस्कुराहट है, जिसके लिए ये जश्न सिंह शेखावत अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। अति ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख कर कहा, आज के दिन ऐसी बातें मत करिए ना प्लीज़। फ़िलहाल मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं अपने पति से अपने हिस्से का प्यार पाना चाहती हूँ, जिसे मैं बहुत 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 और बहुत से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा पति मुझसे भी 1000 गुना ज़्यादा मुझसे प्यार करता है,
और मेरी बेबी डॉल की कोई ख्वाहिश अधूरी रह सकती है जश्न सिंह शेखावत के होते हुए। इतना बोलकर उसने उसके लबों को चूम लिया और दोनों की आंखें सुकून से बंद हो गई, इस एहसास से कि दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे के पास। आज इन दोनों के बीच में कोई नहीं है, ना ही कोई बंधन, ना ही कोई उम्र का फासला। आज सिर्फ उन दोनों के बीच में प्यार है, एक दूसरे को पाने की तलब है, एक दूसरे के साथ जीने की ख्वाहिश। जाने कब तक दोनों एक दूसरे में डूबे रहे। रात के अगले पहर रति ने जश्न के सीने पर अपना सिर रखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली तो जश्न उसके सिर को सहलाने लगा। वो चाहता था कि अति सो जाए ताकि वो उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे में वापस ले जाए। अति उसके सीने पर ऐसे ही सिर रखे थोड़ी ही देर में नींद में चली गई तो जश्न ने बोट को रिजोर्ट की तरफ बढ़ा दिया। जब बोट किनारे पर पहुंची तो उसने फिर से अति को गोद में उठाकर बोट से नीचे उतारा और उसे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अति बिल्कुल बच्चों की तरह उसकी गोद में सिमटी हुई थी। उसका वो चेहरा अब और भी ज़्यादा निखर चुका था। जश्न के प्यार ने उसके चेहरे पर और भी ज़्यादा ग्लो ला दिया था। उसे सोफे पर लिटा देने के बाद जश्न ने अपने आदमी को फ़ोन किया और फिर उस रिजॉर्ट में सभी सर्वेंट को दोबारा भेज देने के लिए कहा ताकि वो लोग कुछ खा सके और बाकी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो सके। थोड़ी देर बाद उसने एक सर्वेंट से गर्म पानी का बाउल और एक टॉवल मंगवाया। सामान आने के बाद उसने टॉवल को गर्म पानी के बाउल में भिगोया और फिर उस टॉवल से अति को अच्छे से साफ़ कर दिया। अब उसने एक बार फिर से अति को अपनी गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया और उस पर एक ब्लैंकेट डालकर उसके माथे को चूम कर बाथरूम में चला गया। अति के लिए आराम करना भी ज़रूरी था, इसलिए वो खुद नहाया और फिर अति के पास बेड पर आकर उसके बगल में ही लेट गया। उसने उसे एक बार फिर से अपनी बाहों में भर लिया था। कितने वक्त से दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, फिर भी एक दूसरे से अलग रहे। हमेशा उनके प्यार के रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावटें आती रही, लेकिन आज वो दोनों साथ थे और अपनी ज़िंदगी बेहद प्यार से जी रहे थे। अति को सोते हुए देखकर जश्न को अपनी बेबी डॉल पर बहुत प्यार आ रहा था। वो अति की नींद बिल्कुल भी नहीं खराब करना चाहता था, इसलिए खुद भी उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई। शाम के करीबन 4 बजे अति की आंखें खुली तो आंखें खुलते ही उसने अपने बिस्तर पर हाथ फेरा ताकि जश्न को अपनी बाहों में जकड़ सके, लेकिन जश्न उसकी पहुंच से कहीं बाहर था तो उसने हैरानी से अपनी आंखें खोली। बिस्तर पर जश्न था ही नहीं। वो उठकर बैठ गई और उसे कमरे में जश्न कहीं नहीं दिखाई दिया। वो भी अपनी जगह से उठी और अपने टी शर्ट के ऊपर ही साइड टेबल पर रखा हुआ अपना बाथरोब पहनकर कमरे से बाहर की तरफ गई, जहाँ पर बेहद खूबसूरत नज़ारा था। सामने ही बीच थी और उनके कमरे के जस्ट बाहर एक छोटा सा पुल बना हुआ था और उसके आसपास सन बेड और 1-2 कुर्सियाँ रखी हुई थी। जश्न वहाँ पर सन बेड पर लेटा हुआ था। वहाँ आई और सीधा उसकी गोद में बैठकर उसके गाल से अपना गाल लगाकर बोले, आई लव यू साना, आई लव यू टू माई बेबी डॉल। जश्न ने भी कहा और उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया और शैम्पेन की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई तो अति ने नामे सिर हिलाया और उसके लब छू दिए और थोड़ी देर बाद बोली, जो नशा आप में है वो और किसी भी चीज़ में नहीं। अच्छा, इसलिए तुम दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हो, जश्न ने कहा। अति ने उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, और नहीं तो क्या। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर अति ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया और बोली, आज का क्या प्लान है आपका? तुम्हें प्यार करने के अलावा और क्या प्लान हो सकता है मेरा? लेकिन सोच रहा हूँ आज मसाज करवा लूँ, काफ़ी दिनों से करवाई नहीं है। उसने जानबूझकर ये बात अति को चिढ़ाते हुए कही थी। वो जानता था कि इतने में ही अति भड़क जाएगी। अरे वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके जश्न को उसके अलावा और कोई छुए? वो जान ना ले लेगी उस लड़की की। लेकिन उसकी बात सुनकर अति ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, बल्कि चुपचाप अंदर की तरफ चली गई तो जश्न हैरानी से उसे जाते देखता रहा। ये क्या बात हुई? उसकी वाइल्ड कैट आज इतनी शांत कैसे हो गई? अभी वो सोच ही रहा था कि उसे खुद उसके हाथों पर कुछ गिला गिला महसूस हुआ। उसने अति की तरफ देखा जो अब बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हो चुकी थी और उसके हाथों में एक ऑयल की बोतल थी जो उसने खोलकर जश्न की तरफ कर दी थी ताकि उसमें से ऑयल वो उसके शरीर पर गिरा सके। अब उसने उस बोतल को साइड में रखा
तो जश्न ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए अति की तरफ देखा कि इतने में ही अति का हाथ जश्न के सीने पर चलने लगे। आपकी बेबी डॉल के होते हुए आपको किसी और की ज़रूरत क्यों होगी भला? अति ने कहा और फिर थोड़ा सा ऊपर उठकर उसकी गर्दन तक आई। अब उसकी गर्दन पर भी अपने हाथों से मसाज कर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों नहाकर बाथरूम से बाहर आए। अति अभी भी अपने बाथरूम में ही अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, लेकिन जश्न ने जब उसे टी शर्ट और शॉर्ट्स निकालते हुए देखा तो वो उसकी तरफ बढ़ा और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, हमें बाहर जाना है बेबी डॉल, इसलिए अच्छे से रेडी होना। पर पहले बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं? अति ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए पूछा। मसाज तो तुम मेरी बहुत अच्छे से कर चुकी हो, तो अब सोच रहा हूँ थोड़ा पार्टी हो जाए, इसलिए बस यूं ही क्लब जाने का सोचा है, जश्न ने कहा। तो अति की आंखों में चमक आ गई। आज पहली बार वो किसी क्लब में जा रही थी। उसने क्लब के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन कभी गई नहीं थी। हालांकि जश्न के साथ वो कभी भी जा सकती थी, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला था। फिर यूं कह लो कि कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। वरना अगर अपने मुंह से वो क्लब जाने की कहती तो जश्न की क्या मजाल जो उसकी कोई ख्वाहिश ना पूरी करे। वो मुस्कुराई और फिर अपने हाथों में पकड़े टी शर्ट और शॉर्ट्स जो कि स्लीप वियर थे उन्हें अलमारी में वापस फेंककर उसने एक बेहद खूबसूरत वाइट कलर की वन पीस ड्रेस निकाली जो कि सिर्फ उसके घुटनों तक थी। लेकिन ये ड्रेस जश्न ने ही उसके लिए ली थी, और वो भी हनीमून प्लान करने के बाद। उसने उसके लिए जो भी ड्रेसेस ली थी सारी एक से बढ़कर एक थी। वैसे तो बोल्डनेस में अति का कोई स्वभाव नहीं था, लेकिन इस ड्रेस में तो वो सच में बेहद हॉट लगने वाली थी। थोड़ी देर में दोनों तैयार होकर रिजॉर्ट से बाहर आए, जहाँ पर एक लग्जीरियस गाड़ी खड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। दोनों उस गाड़ी में बैठकर क्लब के लिए निकल गए। अति जैसे ही क्लब में एंट्री हुई उसका दिल सच में बाहर आने को हो गया। जैसा उसने सुना था सब कुछ उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। रंग बिरंगी लाइट और इतना लाउड म्यूज़िक, और उस लाउड म्यूज़िक पर थिरकते हुए लोग जो कि नशे में अपनी सुध बुध खोए हुए थे। कोई किसी के साथ डांस कर रहा था तो कोई किसी के साथ, कोई साइड में बैठकर पी रहा था तो कोई अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ में लगा हुआ था। किसी को किसी की चिंता नहीं थी। उसने जश्न का हाथ पकड़ा और उसे जल्दी से डांस फ्लोर पर ले आई, लेकिन बिना पिए नाचने में भी कहाँ मज़ा आता। जश्न पहले उसका हाथ पकड़कर उसे काउंटर पर ले गया और फिर दोनों के लिए वाइन ऑर्डर की। 2-3 पैक पीने के बाद अति नशे में जा चुकी थी, लेकिन जश्न को अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मुस्कुराते हुए जश्न को देख अति डांस फ्लोर पर चली गई और डांस करने लगी। वहाँ पर और भी लड़के और लड़कियाँ भी थे जो उसके साथ डांस कर रहे थे। लड़कों की नज़र तो उस पर थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये मोहतरमा अकेली नहीं है, बल्कि अपने साथ एक ऐसा बॉडीगार्ड लाई है जो बॉडी की ऐसी हालत करता है कि किसी गार्ड की ज़रूरत ही नहीं रहती। अति डांस कर रही थी और कुछ लड़कियां उसके आसपास जो कि अभी तक तो डांस में बिजी थी, लेकिन जब अति की नज़र डांस बार काउंटर पर जाती तो उनकी नज़र भी एक बार के लिए बार काउंटर पर आ गई। लेकिन अब लड़कियों की नज़र और कहीं जा ही नहीं पाई, क्योंकि बार काउंटर पर जश्न बड़े ही एटीट्यूड से एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर करके बैठा था, और उसके हाथों में इस वक्त उस क्लब में मौजूद सबसे महंगी शराब की बोतल थी। उसके दूसरे हाथ में सिगरेट थी और उसकी आंखें अति पर टिकी हुई थी। लाउड म्यूजिक और नशे में झूलती हुई अति बेसुध होकर डांस कर रही थी, लेकिन अचानक ही उसके हाथ पैर रुक गए जब उसने उन लड़कियों की नज़र जश्न पर देखी। अब लाउड म्यूजिक में भी उन लोगों की बातें वो साफ सुन सकती थी। यार कितना हॉट बंदा है, मुझे तो अगर एक बार छू भी दे तो मैं पिघल जाऊं। रहने दे, जितना हॉट है ना, देख कर ही पता चल रहा है कि कम से कम 10-15 गर्लफ्रेंड होंगी उसकी। उस लड़की की बात सुनकर पहली वाली का मुंह उतर गया, लेकिन फिर वो बोली, पर उसे तो देखकर ही लग रहा है कि उसे छूना तो दूर, उसके आसपास जाना भी पॉसिबल नहीं होगा। देखने से ही पता चल रहा है कि वो बंदा बहुत रिच होगा। दूसरी वाली ने फिर से पहले वाली के ख्वाबों पर पानी फेर दिया था। उसने गुस्से से उसे देखा, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही अति उनके पास आई और बोली,
तुम लोगों को सच में उसे छूना इतना मुश्किल लग रहा है, पर यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। अति ने मुस्कुराकर कहा। तो उस लड़की ने मुंह बनाया और बोली, तुम्हें दिख नहीं रहा उस बंदे का एटीट्यूड? तुम उसके पास जाने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? उसे देखकर ही लग रहा है कि अगर किसी ने बिना परमिशन के उसे छू भी दिया तो वो उसकी जान ले लेगा। पर मैं उससे नहीं डरती, मैं यहाँ सबके सामने उसे किस कर सकती हूँ, अति ने मुस्कुरा कर कहा। तो उस लड़की ने भी एटीट्यूड से कहा, ठीक है, मैं चैलेंज कर रही हूँ तुम्हें, किस करना तो दूर, अगर तुम उस लड़के से बात भी करके दिखा दो तो मैं मान जाऊंगी कि तुम सच में बहुत डेयरिंग हो। चैलेंज एक्सेप्टेड, अति ने उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा और फिर जश्न की तरफ बढ़ गई। वो दोनों लड़कियां अति को एटीट्यूड से देख रही थी, जैसे उन्हें पूरा यकीन होगा अति बुरी तरह से हारने वाली है। लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें हैरत में फैल गई जब अति ने जश्न के पास जाते ही उसके हाथों से वो वाइन की बोतल और अपने होठों से लगा ली। वो लड़कियां भी मुंह खोले अति और जश्न की तरफ एकटक देख रही थी कि तभी अति ने जश्न की गर्दन पर अपने हाथ रखे और फिर उसे खुद पर झुकाकर बोली, मुझे प्यार कीजिए ना बेबी डॉल, अभी हम बाहर हैं, थोड़ा सब्र रखो, रिजॉर्ट जाकर तुम्हें अच्छे से प्यार करूँगा। जश्न ने उसकी कमर पर अपने हाथ रखते हुए कहा। तो पहले वाली लड़की की तो आंखों में ही आंसू आ गए। उसने रोते हुए दूसरी लड़की का हाथ पकड़ा और बोली, मेरा दिल टूट गया। मेरा भी, दूसरी वाली ने कहा और फिर खुद भी रोने लगी, क्योंकि सामने अब अति ने जश्न का इंतज़ार नहीं किया और खुद आगे बढ़कर उसके लबों को चूम लिया। जश्न के हाथों में फिर से वाइन की बोतल थमा कर अति उनके पास आई और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैंने कहा था ना मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये तुमने किया कैसे? तुम्हें उससे डर नहीं लगा? मुझे क्यों डर लगेगा? डर तो उस बंदे को मुझसे लगता है, और पता है क्यों? क्यों? उन दोनों लड़कियों ने एक साथ पूछा। तो अति मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं पत्नी हूँ उनकी, और पत्नी से तो हर पति डरता है। इतना कहकर उसकी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई और वो फिर से जश्न की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर रुकी और उनकी तरफ पलटकर बोली, वैसे मेरा बंदा है हॉट, पर इसकी परमानेंट बुकिंग हो गई है। उसने एक बार फिर दिलकश अंदाज से कहा और जश्न की तरफ बढ़ गई। जश्न भी उसे अपने करीब महसूस कर उसकी कमर में हाथ डालकर फिर उसके चेहरे को चूमने लगा, और जब अति ने उसे देखा तो उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ आ गई और फिर दोनों रिजॉर्ट के लिए निकल गए। वो पूरा रिजॉर्ट इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रहा था और इस वक्त वो दोनों वहाँ पर बिल्कुल अकेले थे, क्योंकि जश्न ने अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि उसे जब किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो खुद बुला लेगा, लेकिन उसकी इजाज़त के बिना यहाँ पर कोई नहीं आए, क्योंकि वो पूरा रिजॉर्ट कुछ इस तरीके से बना हुआ था कि वहाँ पर प्यार करने का मूड कब कहाँ बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। और जश्न अपनी बेबी डॉल को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। हालांकि उसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो अपनी बेबी डॉल को कहीं भी प्यार कर सकता था। अब अंदर जाकर जब उसने अपनी बेबी डॉल को कमर से पकड़ना चाहा तो उसकी बेबी डॉल उससे अलग हो गई और बोली, लेकिन मुझे आपको प्यार करने का कोई मूड नहीं है, मुझे सोना है, दिन में भी आपने मुझे नहीं सोने दिया। इतना कहकर अति उसकी पकड़ से बहुत दूर चली गई और जाकर सोफे पर बैठ गई। तो जश्न उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ा और फिर सीधा उसके गोद में जाकर बैठ गया। अति कहाँ मासूम सी और जश्न कहाँ बॉडी बिल्डर, लेकिन फिर भी उसका भार अति ने खुद पर बर्दाश्त कर लिया। हालांकि जश्न का पैर सोफे से नीचे ही था, लेकिन बाकी भार तो उसका अभी भी अति पर ही था। क्या कहा तुमने? तुम्हारा मूड नहीं है मुझे प्यार करने का? सारा दिन तो घोड़े बेचकर सोती रही हो, जश्न ने कहा। तो अति हल्का हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसके गालों पर अपना हाथ रखकर बड़े ही क्यूट एक्सप्रेशन चेहरे पर लाते हुए बोली, जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है। लेकिन वो आगे कुछ उससे कहता इससे पहले ही अति ने झटके से उसे सोफे पर गिरा दिया और फिर खुद उठकर पीछे की तरफ भाग गई, जहाँ पर पूरी कांच की दीवार थी। अति वहाँ से भी भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक जश्न सोफे पर से उठकर वहाँ तक पहुँच चुका था और अब उसने उसे अपने बाहों में कैद कर अपनी बाहें उस कांच की दीवार पर लगा दी थी और उसे अपने घेरे में ले लिया था, जिसमें से अति के लिए निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था।
एक दूसरे की मोहब्बत में गुम रहने के बाद जश्न और रति सुबह सुबह एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर बिस्तर पर सोए हुए थे और दोनों ही बेहद गहरी नींद में थे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही सोए हो और अभी तक उनकी नींद पूरी ना हुई हो। लेकिन जब खिड़की से छलती हुई धूप उनके चेहरे पर आने लगी तो अति ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली और सबसे पहले नज़र गई उसकी जश्न पर। प्यार तो उसे जश्न से बहुत था और अपनी मोहब्बत पर गुरूर भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज उसे अपनी किस्मत पर गुरूर भी हो रहा था। जब उसका भाई उसे कोठे पर बेचकर गया था तो उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना प्यार करने वाला कोई उसकी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन ज़िंदगी में आना तो बहुत छोटी बात है, कोई उसकी ज़िंदगी में आकर उसकी ज़िंदगी ही बन चुका था। जश्न ने उसे जो प्यार दिया उसकी कोई लिमिट नहीं थी, वो बेइंतहा और बेहिसाब था और साथ ही साथ अब उसे घमंड भी होने लगा था। हाँ, घमंड कहा जा सकता है, क्योंकि अगर किस्मत में जश्न जैसा लाइफ पार्टनर हो तो हर कोई घमंडी बन सकता है। इतना हॉट, सेक्सी एंड डैशिंग देखने वाला बस देखता ही रह जाए, और जिसे उस इंसान का साथ मिल जाए उसके लिए तो दुनिया ही जन्नत। उसका वो गजब का नूर वाला चेहरा, गेहुआ रंग और तीखी नाक के साथ पतले होठ जो सिगरेट पीने की वजह से थोड़े डार्क हो चुके थे, लेकिन अति के लिए तो पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा रसीला कुछ नहीं था। उसके वो माथे पर झूलते हुए बाल और चेहरे पर हल्की मूँछों के साथ हल्की हल्की बियर्ड और कानों में पहने वो डायमंड स्टड, वो तो सबसे ज़्यादा जानलेवा था। बेबी डॉल, अगर देख देख कर मन भर गया है तो थोड़ा सा प्यार भी कर लो, जश्न ने आंखें बंद किए हुए कहा। तो अति ने अपनी आंखें छोटी कर उसकी तरफ देखा। ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता, अगर जाग रहा है तो बता नहीं सकता था क्या? वो कब से उसे घूरे जा रही थी, पर वो भी कहाँ कम थी। वो बिस्तर से उठी और फिर तकिया उठाकर उसके चेहरे पर फेंक कर मारते हुए बोली, जी नहीं, अब मैं आपसे कोई प्यार नहीं करूँगी। जब से हम यहाँ पर आए हैं सिवाय इसके हमने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए अब मेरा मूड कुछ अलग करने का है। उसकी बात सुनकर जश्न ने अपने चेहरे पर आया तकिया उठाकर दूसरी तरफ फेंका, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुछ और करने का मन है, मतलब कुछ एडवेंचर? तो अति ने नाक सिकोड़कर उसकी तरफ देखा और बोली, जी नहीं, कुछ अलग, मतलब शॉपिंग या फिर कहीं घूमना। पर यह सब तो बाद में भी किया जा सकता है ना? जश्न ने अब उठकर उसकी तरफ आते हुए कहा। तो अति अभी तक तो अपनी जगह पर खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही जश्न उसके करीब आया वो झट से वहां से भाग गई और सोफे से कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, जी नहीं। पर जश्न भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी अब बेड से नीचे उतरकर उसकी तरफ भागा। पर तब तक अति बाथरूम की तरफ भाग गई और सीधा जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। तभी जश्न उसके पास आया और फिर शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ अति के इर्द गिर्द टिका दिए और फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, अब बोलो। अति अब भाग कर जाती भी तो कहाँ जाती, इसलिए उसने हथियार डाल दिए। लेकिन जश्न मुस्कुराया और फिर उसके बेहद करीब होकर पूरी तरह से शावर में भीगने लगा। तो अति हैरानी से उसे देखती रही। सच में जश्न का कोई जवाब नहीं, एक पल के लिए भी वो उससे ज़बरदस्ती करने का सोच भी नहीं सकता। अति और दोनों तैयार होकर रिजॉर्ट से बाहर आ चुके थे और उनका काफिला तैयार था। दोनों ने एक कॉमन कपल की तरह घूमने का फैसला किया ताकि वे लोग थाईलैंड का पूरा मज़ा ले सकें। हालांकि उनके गार्ड्स और भी ज़्यादा अलर्ट थे, साथ ही उनकी सिक्योरिटी भी डबल थी। बाहर आकर जश्न ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अति को साइड सीट पर बैठाकर खुद ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। उन्होंने खुद की महंगी गाड़ी की जगह एक नॉर्मल गाड़ी की, जिससे वो लोगों की नज़र में कम आए। वो लोग बैंकॉक में थे तो वो वहाँ से ही उन्होंने अपनी गाड़ी वाट अरुल टेम्पल की तरफ बढ़ा दी। ये बैंकॉक का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से एक है, तो सुबह दोनों ने वहीं जाने का डिसाइड किया। वैसे भी अभी सुबह के 8 बज रहे थे। जैसे ही जश्न गाड़ी से उतरा और अति को लेकर आगे बढ़ा तो उनके नॉर्मल कपल की तरह घूमने के अरमान आंसुओं में बह गए। जश्न कहने को तो एक बिजनेसमैन था, लेकिन अमेज़न के जेफ ब्रॉस से कम फेमस नहीं था। होना क्या था, लोगों ने उसे पहचान लिया और फिर मजबूरन गार्ड्स को आकर उन्हें कवर करना पड़ा। जश्न और अति जश्न की पॉपुलैरिटी की बदौलत भीड़ में फंस चुके थे। अगर उसने अति को खुद से कसकर ना चिपकाया होता तो जश्न के ऑटोग्राफ लेने आए लोगों की भीड़ की वजह से अति के फोटोग्राफ को जश्न को दीवार पर माला के साथ लगाना पड़ता।
अति को खुद भी जश्न की इस पॉपुलैरिटी का आइडिया नहीं था। वो इतनी भीड़ देख घबरा गई थी। अगर गार्ड्स वक्त पर ना आते तो उसका आज हलवा बनना तय था। फिलहाल उन्होंने रिच कपल की तरह जाना ही बेहतर समझा। अति इस बात से हैरान थे कि कल क्लब में कुछ क्यों नहीं हुआ था। तब जवाब खुद उसके दिमाग में दे दिया। क्लब में सब बेवड़ा मारकर बैठे थे। फिलहाल टेम्पल का प्लान कैंसिल हो चुका था और अति का मूड भी। वो सच में डर गई थी। उसका मूड ठीक करने के लिए जश्न ने उसके लिए प्राइवेट क्रूज बुक किया ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद उन्होंने क्रूज के मज़े लिए। इस दौरान रिवर में उन्होंने मछलियों को फिश फूड भी खिलाया और क्योंकि वो प्राइवेट क्रूज थी तो उसकी स्पीड भी उनके मुताबिक ही थी। तकरीबन 2 घंटे रिवर क्रूज में बिताकर वो लोग ग्रैंड पैलेस घूमने गए। वहाँ उनकी टाइट सिक्योरिटी की वजह से इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मगर न्यूज़ हेडलाइन में वर्ल्ड मोस्ट फेमस बिजनेस टाइकून का हनीमून ट्रेंड करने लगा था, जिसकी खबर जश्न को तो थी मगर अति को नहीं। अभी तक कई थाई बिजनेसमैन जश्न के मैनेजर को कांटेक्ट कर चुके थे। वहीं इन सब से अनजान अति जश्न की बाहों में सिमटी प्लेस देख रही थी। जिसके बाद वो लोकल फूड मार्केट गए और वहाँ तरह तरह की डिश खाई। हालांकि जश्न को इन सब की आदत नहीं थी, पर अपनी छोटी सी बीबी की एक मुस्कान के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसके बाद उन्होंने कई जगह घूमी, जैसे बैंकॉक आर्ट एंड कल्चर सेंटर, बैंकॉक नेशनल म्यूजियम। अब शाम होने को आई और अति थक भी गई थी, जिस वजह से उसके पैर जवाब देने लगे थे। उसके बाद जश्न उसे डिनर के लिए स्काई बार गए, जहाँ से बैंकॉक का रात का खूबसूरत नज़ारा दिखता था। अति इतनी ज़्यादा थक गई थी कि उसे खाना भी जश्न ही खिला रहा था। जिसके बाद अति को देखते हुए जश्न ने उसे वापस रिजॉर्ट ले जाने का फैसला किया। वैसे तो थाईलैंड में बहुत कुछ था देखने को, पर यहाँ अक्सर क्राउड रहता था, इसलिए जश्न ने उसके लिए नई जगह सोच रखी थी जहाँ वो लोग आराम से अपना हनीमून का स्टेज एंजॉय करें। रूम में आते ही अति पूरा तबेला बेचकर सो गई। उसने एक बार भी जश्न की तरफ देखा तक नहीं। वो इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि उसने अपने कपड़े भी नहीं बदले। आखिर कुछ देर उसे यूं ही सोते देख उसके कपड़े भी जश्न ने ही बदले और फिर बेड पर उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। सुबह हो चुकी थी। सूर्य की रोशनी सीधा कमरे के अंदर आ रही थी। ऊपर से थाईलैंड का सुहाना मौसम, मगर कमरे के अंदर थोड़ी गर्मी थी। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर रिजॉर्ट के बाहर निकले और फिर गाड़ियों का काफिला चल पड़ा एयरपोर्ट की ओर। एयरपोर्ट पर चेकिंग और बाकी सिस्टम आम लोगों के लिए थे, मगर वीआईपी होने की वजह से जश्न और रति को इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनकी गाड़ियां सीधा रनवे पर जाकर रुक गई और उसमें से पूरे बॉडीगार्ड की फौज और जश्न और रति निकल पड़े नए सफ़र पर। मगर इस बार जश्न ने फैसला किया था कि वो लोग किसी भीड़ वाली जगह पर ना जाकर जश्न के प्राइवेट आइलैंड पर जाएंगे, जो जश्न के पुश्तैनी आयरलैंड में से एक था। ये आइलैंड अटलांटिक ओशियन के पास था, जिस वजह से यहाँ बर्फीला माहौल रहता था। वैसे भी गर्मी तो उन दोनों के अंदर भी बहुत थी। उस आइलैंड पर जश्न का एक पैलेस था। वो आइलैंड अपने आप में किंगडम था। उनका प्लेन रनवे पर लैंड हुआ। वहीं अति, जो सुबह भी थकी हुई ही थी, प्लेन से उतरने के बाद उसके चेहरे पर भी थकान देखी जा सकती थी। आइलैंड पहुंचते ही अति को नहीं पता था कि वो कब थी, कहाँ थी, कैसे पहुंची। उसकी आंखें सुबह ही खुली। उसकी हालत देख जश्न ने उसे सुबह जल्दी भी नहीं उठाया था। सुबह उठकर जब अति ने खिड़की बजने की आवाज़ से अति की नींद खुली तो उठकर बैठ गई, तो उसने देखा वो बहुत ही आलीशान कमरे में थी। ये कमरा एकदम रॉयल फील दे रहा था। वो बेड से खड़ी हुई और खिड़की की तरफ बढ़ी तो बाहर का नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर बर्फीला तूफान आ रहा था। वहीं बाहर लॉन में जश्न और उसके गार्ड शर्टलेस होकर तलवारबाजी कर रहे थे। वहीं अति जश्न के हर मूव को देखकर हैरान हो रही थी। आज उसे जश्न में उसका राजपूती रूप दिख रहा था। बर्फ में भी जश्न का शरीर गर्म था और ऊपर से उसके दोनों हाथों में तलवार थी। अति की तो जश्न से आंखें ही नहीं हट रही थी। जश्न का ये रूप उसने पहली बार देखा था। ऊपर से शर्टलेस जिस्म और उसके 8 एब्स, नीचे ब्लैक जीन्स और ब्राउन बूट्स, हाथों में सोने की अंगूठियां, गले में सोने की चैन। साथ ही उसके साथ एक और लड़का भी था जो तकरीबन जश्न की ही उम्र का था। कंधे तक के बाल जिसने चोटी में बांध रखा था, हाथ में सोने का कड़ा, उंगली में सोने की अंगूठियां, गले में सोने की चैन जिसमें महादेव की त्रिशूल का लॉकेट। उसका लुक भी लगभग जश्न जैसा ही था।
ये बंदा जश्न के बचपन का दोस्त राघवेंद्र सिंह राठौर था। दोनों इस तरह थे कि जश्न जिस्म तो राघवेंद्र दिल था। राघवेंद्र इसी आइलैंड पर रहता था। जश्न के यहाँ सारे बिजनेस यही संभालता था। तकरीबन घंटे 2 घंटे बाद जश्न कमरे में आया। उसने देखा कि अति बेड पर पेट के बल लेटी थी। जश्न उसके पास गया और उसने उसे उठाकर देखा तो वो हैरान रह गया। अति अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू निकाल रही थी। जश्न ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ बेबी डॉल, तुम ठीक तो हो ना? जिस पर अति ने ना में सिर हिला दिया। जश्न ने उससे पूछा, लेकिन वो कुछ बताती उससे पहले ही जश्न का ध्यान बेड की तरफ गया जिस पर ब्लड लगा हुआ था। उसने अति को थोड़ा सा पलट कर देखा तो जिसका डर था वही हुआ। अति के मंथली प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। लास्ट टाइम उसका अबॉर्शन हुआ था और ये उसका सेकंड पीरियड था, तो थोड़ा सा दर्दनाक था। और अति को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा दुख था वो ये था कि वो यहाँ पैड्स नहीं लाई थी। जश्न के दिमाग से भी ये बात निकल चुकी थी और अभी वो आइलैंड पर थे जहाँ अति के अलावा और कोई औरत नहीं थी। ऊपर से ये प्राइवेट आइलैंड था तो यहाँ मार्केट नहीं था, जिस वजह से जश्न ने अपने गार्ड को कॉल कर हेलीकॉप्टर लेकर भेजा और अति के ज़रूरी सामान लाने को कहा। इस दरमियान अति पूरा वक्त जश्न की गोद में बैठी थी, जिसकी वजह से जश्न के कपड़े खराब हो चुके थे। पर उसे इस वक्त कपड़ों की नहीं, अपनी बेबी डॉल की चिंता थी जो इस वक्त दर्द में थी। अब जश्न को भी उसकी फिक्र होने लगी थी क्योंकि अति बहुत कम रोती थी। वो बहुत मजबूत लड़की थी, मगर शायद आज उसका दर्द थोड़ा ज़्यादा था। जश्न ने हॉट वाटर बैग मंगवाया और फिर उसे अति के पेट पर सिकाई करने लगा था कि कुछ दर्द तो कम किया जा सके। तब तक अति के लिए पैड्स भी अरेंज हो चुके थे। अति का दर्द तो कम हो चुका था, लेकिन उसका मूड अब पूरी तरह से बिगड़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ जश्न के दिमाग में और भी कुछ चल रहा था। उसने अति को दवाइयाँ भी दे दी थी और उसे आराम से बेड पर भी लिटा दिया था ताकि वो आराम कर सके, और खुद कमरे से बाहर आ गया। उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया था क्योंकि कल अति का जन्मदिन था और वो उसके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा था। लेकिन अति की तबीयत देखते हुए अब उसे डर लग रहा था। लेकिन वो जानता था अपने बेबी डॉल को कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने टिक नहीं पाती, तो ये दर्द तो क्या ही बात है। उसने बाहर आकर राघवेंद्र को फ़ोन किया और फिर सारी तैयारियां करने के लिए कहा ताकि अपनी बेबी डॉल के बर्थडे को यूं ही ख़राब ना होने दे। वो यहाँ पर सिर्फ अति के बर्थडे के लिए ही तो आया था। राघवेंद्र ने उसके सारे इंस्ट्रक्शन लिए और फिर काम पर लग गया। अब देखना ये था कि जश्न सिंह शेखावत अपनी बेबी डॉल के बर्थडे के लिए क्या करता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में एक आदमी टीवी पर जश्न और अति की हनीमून की तस्वीरें देख रहा था जो कि न्यूज़ चैनल में लाइव दिखाई जा रही थी। सोशल मीडिया में इस वक्त हॉट कपल ट्रेंड कर रहा था। अति को जश्न के साथ देखकर उस चेहरे पर एक सातिर मुस्कुराहट थी। उस आदमी ने किसी को फ़ोन मिलाया और फिर कुछ देर फ़ोन करने के बाद फ़ोन काट कर खुद से ही बोला, मेरी बेइज्जती की थी ना तुमने जश्न सिंह शेखावत, तब देखो मैं अपनी बेइज्जती का बदला तुमसे किस तरह से लेता हूँ। तुम्हारी इस पत्नी को दुनिया के सामने नंगा ना कर दिया तो मैं भी नवीन जोशी नहीं। जहाँ एक तरफ किसी की साजिश चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ दर्द में तड़पती अति जश्न की बाहों में थी। जश्न उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर इस बार अति के दर्द ने शायद उससे कुछ और भी याद दिला दिया था, और वो था उसका और जश्न का वो बच्चा जो कभी पैदा हुआ ही नहीं था। अति आज मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से दर्द में थी। जश्न उसे संभाल रहा था। वो भी जानता था कि अति को सिर्फ पीरियड्स का पेन नहीं था, वो उस दर्द को और भी ज़्यादा महसूस कर रही थी जब उसने अपना बेबी खोया था। साथ ही जब उसके सीढ़ियों के गिरने की वजह से उसका एक्सीडेंटल अबॉर्शन हुआ था, जिसकी वजह से उसकी कुछ मसल्स अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाई थी। मगर अति के लिए जश्न शायद एक वरदान था जो वो उसके करीब आने पर भी अति का पूरा ध्यान रखता था। वो अति को बेबी डॉल ज़रूर बोलता था, मगर वो उसके लिए सिर्फ डॉल नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी थी, जिसे सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए दर्द दे ऐसा शख्स नहीं था जश्न सिंह शेखावत। फिलहाल अति जश्न के साथ ब्लैंकेट में छिपी उसके सीने पर सर रखे सुबक रही थी। वहीं जश्न उसके पेट को हल्के हल्के हाथों से सहला रहा था।
सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन अति का दर्द कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था, जिस वजह से जश्न ने अपने कमरे में डॉक्टर्स की पूरी टीम को बुलवा लिया था, जिसे उसके गार्ड ज़बरदस्ती उठा कर लाए थे। डॉक्टर के चेकअप करने पर पता चला कि अति के मसल्स पर जोर पड़ने से उसे ये क्रैम्प्स हो रहे हैं। जब जश्न को पता चला तो वो हैरान रह गया। कभी पता ही नहीं चला कि इन दोनों के करीब आने के दौरान भी अति को काफ़ी पेन सहना पड़ता है, और उसके प्यार में पागल अति हर दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। उसने एक बार भी उसे नहीं बताया कि उसे इस तरह का दर्द हो रहा है। अगर वो बता देती तो जश्न कभी उसे कुछ नहीं होने देता। हाँ, उससे प्यार बेहद करता, लेकिन उससे ऐसी तकलीफ़ नहीं होने देता। अति के ये बात छुपाने पर जश्न को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था, और उसका गुस्सा होना लाजमी भी था। अगर वो अपनी बेबी डॉल से बेइंतहा प्यार करता था तो उससे नाराज़ होने का भी उसका पूरा पूरा हक है, और वो भी तब जब उसकी बेबी डॉल ऐसी नादानी करे जिससे उसे ही बहुत मुश्किल हो जाए। डॉक्टर के जाने के बाद वो अति को घूर रहा था, तो अति ने अपनी नज़रें झुका ली। क्यों किया तुमने ऐसा बेबी डॉल? क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं? जश्न ने कहा तो अति ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो क्यों नहीं है उसे उसकी परवाह। अगर उसे किसी की परवाह है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके जश्न जी ही तो हैं। उसकी वो सहमी हुई सी नज़रें देखकर ही जश्न आगे कुछ नहीं कह पाया और चुपचाप बाहर की तरफ चला गया और जाकर सोफे पर आंखें बंद कर बैठ गया। बेड पर लेटी हुई अति की आंखें नमी से लबालब भर गई और वो रोने लगी। अति कुछ भी सह सकती थी, मगर जश्न की नाराज़गी नहीं। उसमें उठने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी तरह बेड का सहारा लेकर वो अपनी जगह से उठी और जश्न के पीछे पीछे बाहर की तरफ गई। कदमों की आहट सुनकर जश्न ने उसकी तरफ पलट कर देखा तो अति को यूं खड़ा देखकर वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और उसे गोद में उठा लिया, जैसे अगर वो ज़मीन पर खड़ी रही तो उसे और दर्द ना होना शुरू हो जाए। कब अपनी हरकतें बंद करोगी बेबी डॉल? तुम जानती हो ना इस वक्त तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम क्यों नहीं समझती हो कि तुम जितना खुद को तकलीफ़ दोगी उतना ही मुझे भी तकलीफ़ होगी, और अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो तुमसे ज़्यादा दर्द मुझे होगा। पर हाँ, तुम्हें मेरे दर्द से क्यों फ़र्क पड़ेगा? तुम्हें तो जब अपने ही दर्द से फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार भी तुमने बताना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, बस चुपचाप दर्द सहती रही। जश्न ने अब अपना गुस्सा, अपनी फ़िक्र अपने शब्दों के ज़रिए बयान कर दिया था। उसे गोद में उठाकर वापस अंदर कमरे में ले आया था और बेड पर लिटा दिया था, लेकिन जैसे ही वो उसे लिटाने के बाद खुद उठने लगा, अति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखते हुए बिल्कुल छोटा सा मुँह बनाकर बोली, सॉरी जाना, पर मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप परेशान हो। मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए था। मैं नहीं रह सकती आपसे दूर। इतने दिनों बाद हम करीब आए थे, और अगर फिर भी मुझे अपनी वजह से आपसे दूर रहना पड़ता तो मैं नहीं रह सकती। मैंने जो भी किया आपके प्यार के लिए किया। अगर मेरे प्यार करने की सज़ा आप मुझे देना चाहते हैं तो आप जो भी कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। अति के मुँह से ऐसी बातें सुनकर जश्न का सारा गुस्सा प्यार में बदल गया। उसने अति को कसकर अपने सीने से लगा लिया और बोला, पागल लड़की, तुम किसी दिन जान लेकर मानोगी मेरी? उसकी बात सुनकर अति ने सुबकते हुए कहा, जिस दिन मैं आपकी जान लेने के बारे में सोचूंगी उस दिन आपसे पहले मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। आप मेरे हैं। आपकी सांसों पर, आप पर, आपकी हर एक चीज़ पर सिर्फ मेरा हक है, और अगर इस हक को लेने में मुझे दर्द हो तो मैं वो दर्द भी बर्दाश्त कर लूँगी। अति की वो बातें जहाँ जश्न के दिल में एक तरफ गुदगुदा सा एहसास दे रही थी, वहीं उसे मुस्कुराने पर भी मजबूर कर रही थी। उसने अति के गालों पर हल्का सा काट कर कहा, पागल लड़की, कहाँ से सीख रही हो इतनी बड़ी बड़ी बातें? जिस पर अति ने कहा, ये चीज़ें सीखी नहीं जाती, ये हो जाती है। अति की बातें सुन जश्न के चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। उसने अति के छोटे से सिर को अपने सीने से लगाकर सहलाना शुरू कर दिया, और थोड़ी देर बाद उसे वो सारी दवाइयाँ दी जो डॉक्टर देकर गया था। साथ ही साथ उन्होंने कुछ मसाज करने को भी कहा था, जो जश्न ने अच्छी तरह से कर दिया था। शाम हो चुकी थी, अति का दर्द भी कम हो चुका था। फिलहाल वो जश्न के साथ बैठकर मूवी देख रही थी। ये मूवी अति को बहुत पसंद थी। इस मूवी का नाम सिंड्रेला था, जबकि जश्न ये लड़कियों वाली मूवी देखकर तरह तरह के मुंह बना रहा था।
वहीं अति मूवी से ज़्यादा जश्न के भिन्न भिन्न प्रकार के मुखड़े को एंजॉय कर रही थी। तभी जश्न की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो कह रहा था, बेबी डॉल, बहुत शैतान हो गई हो तुम। बहुत मज़ा आ रहा है ना तुम्हें मुझे ऐसी मूवी दिखाकर। जिस पर अति खिलखिलाकर हंस पड़ी, जैसे ये तो सच था। जब भी अति जश्न के साथ होती थी वो अपने सारे दर्द भूल जाती थी और उस पल में खो जाती थी जिसमें सिर्फ वो और जश्न साथ हो। रात के वक्त बहुत बड़ा तूफान आ रहा था और अति दुबक कर जश्न में छिपी हुई थी और जश्न उसका सर सहला रहा था। तभी डिनर का वक्त हो गया और एक मेड खाना लेकर कमरे में आई और जश्न के ऑर्डर पर उस खाने को टेबल पर रखकर चली गई। जश्न ने अति को खाना खिलाया और फिर किसी को कॉल मिलाया और उससे उस काम के बारे में पूछा जो उसने उसे सौंप रखा था। सामने से उसे कुछ जवाब मिला और जश्न के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जश्न अपना फ़ोन लेकर कमरे से बाहर चला गया। वहीं अति बैठकर टीवी देख रही थी। तभी चैनल सर्च करते वक्त उसकी नज़र एक न्यूज़ चैनल पर पड़ी और उसके हाथ से रिमोट छूटकर नीचे गिर गया। वो उस रिमोट को उठाने के लिए खड़ी हुई तो कुछ सुनने के बाद उसका ध्यान सामने लगे टीवी पर गया, तो वो लगातार टीवी स्क्रीन को देखती रह गई। टीवी स्क्रीन पर जश्न की तस्वीर देखकर उसकी नज़र वहीं पर ठहर गई थी, लेकिन जब उसने अपना नाम सुना तो उसके बाद जैसे उसे कुछ सुनाई ही देना बंद हो गया हो। टीवी पर उसके बारे में ही खबरें चल रही थी और उसे प्रोस्टिट्यूट बताया जा रहा था। क्या सच में दुनिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून की बीवी है प्रोस्टिट्यूट? क्या ये बात सच है कि जश्न सिंह शेखावत, जो कि हर एक चीज़ ब्रांडेड और बेशकीमती खरीदते हैं, उन्होंने शादी एक ऐसी लड़की से की जिसके ना जाने कितने ही लड़कों के साथ गैर संबंध रहे होंगे? बताया जा रहा है कि मिस्टर शेखावत ने 50 लाख देकर एक रात के लिए उन्हें अपने पास रखा था और फिर उन्हें 3 करोड़ रुपए में हमेशा के लिए खरीद लिया। क्या आज की सच्चाई यही है कि बाहर से एटीट्यूड दिखाने वाले जश्न सिंह शेखावत ने एक ऐसी लड़की को पसंद किया जिसकी पहचान है एक वेश्या? और देखने में भी ये दिलचस्प रहेगा कि एक कोठे से आई हुई लड़की क्या जश्न सिंह शेखावत के साथ हमेशा के लिए रहेगी, या हर एक बाजारू चीज़ की तरह उसे भी इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। रिपोर्टर्स बेशर्मी पर बेशर्मी किए जा रहे थे और कुछ भी बकवास किए जा रहे थे, पर वो सब सुनकर अति एकदम सुन्न हो चुकी थी। ना ही उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और ना ही उसके हाथ पैर हिल रहे थे। वो इस तरह से खड़ी थी जैसे बिल्कुल ही बेजान हो गई हो। थोड़ी ही देर में जश्न कमरे में वापस आया तो सबसे पहले उसने बेड की तरफ देखा जहाँ पर वो अति को छोड़ कर गया था, क्योंकि अभी अभी उसे भी फ़ोन पर एक मैसेज आया था जिसे देखने के बाद उसने उसका रिप्लाई नहीं किया, बल्कि जल्दी से अंदर की तरफ दौड़ा और आते ही उसका डर सच साबित हो गया। अति के सामने टीवी पर वो खबर चल रही थी और अति बस उस खबर को देख रही थी। उसने जल्दी से आकर टीवी से रिमोट को बंद किया और अति को अपने गले से लगा लिया तो अति ने एक झटके में ही उसे खुद से धक्का दे दिया और हैरानी से उसे देखने लगी। आज तक हमेशा वो खुद को समझाती रही थी कि कोठे पर जाने के बाद भी कोई उसके चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया जिससे उसके चरित्र के बारे में गलत बोला जाए। जश्न की मोहब्बत ने उसे कभी कुछ सोचने ही नहीं दिया। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन आज जैसे उसने एक सच्चाई देख ली हो। जश्न ने कभी किसी को उस पर उंगली उठाने नहीं दी, लेकिन आज तो सबके सामने उसको जलील किया जा रहा था। एक लड़की के लिए सबसे मुश्किल होता है खुद की इज्जत को औरों से बचाए रखना, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की की इज्जत पर बहुत ही जल्दी और आसानी से दाग लगाया जाता है। लोगों को मज़ा आता है किसी की इज्जत को तार तार करने में, पर आज तक उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जश्न उसके साथ खड़ा था। लेकिन आज आखिरकार उसे सबके सामने वेश्या करार कर दिया गया था। आखिर क्या गलती थी उसकी? यही कि अपने भाई को उसने खुद से भी ज़्यादा प्यार किया और उस पर भरोसा किया, या फिर ये गलती थी कि वो एक लड़की बनकर इस दुनिया में आई? मैं वेश्या? वो जश्न को देखकर हड़बड़ाई तो जश्न ने जल्दी से आगे आकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया और बोला, चुप, अगर एक लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। अति उसकी बाहों में से निकलने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन जश्न ने उसे और भी ज़्यादा कस लिया तो अति फिर से बोली,
आपने देखा वो सब लोग मुझे क्या कहकर पुकार रहे हैं? क्यों मेरा अतीत बार बार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है? क्यों मैं जब भी उसे भूलने की कोशिश करती हूँ तब कुछ न कुछ ऐसा होता है कि फिर से मेरी सारी खुशियों को नज़र लग जाती है। वो लोग वो मुझे वैश्या कहकर बुला रहे हैं, अति अटक अटक कर बोल रही थी। साथ ही साथ उसके आंसू भी तेजी से बढ़ते जा रहे थे। तो जश्न ने उसका चेहरा अपने हाथों में थूमा और बोला, किसी के कह देने से कुछ नहीं होता। दुनिया में बहुत से कुत्ते होते हैं जो भौंकते रहते हैं, लेकिन हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम अति जश्न सिंह शेखावत हो। जब जश्न सिंह शेखावत को किसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम्हें कैसे पड़ सकता है? मेरी बेबी डॉल, क्या मैं तुम्हारे साथ हूँ ये काफ़ी नहीं है बाकी सब लोगों की बातों को भुलाने के लिए? पर आज तो मैंने आपके नाम पर भी दाग लगा दिया। अब देख रहे हैं वो सब आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं कि आपने मुझे खरीदा। वो अभी भी रोते हुए बोली तो जश्न हल्का सा मुस्कुराया और उसके माथे को चूम कर बारी बारी से उसके गालों को भी चूमा और फिर उसके होठों को भी, और फिर मुस्कुराकर बोला, खरीदा तो है मैंने तुम्हें। उसकी इस बात पर रति ने हैरानी से उसे देखा तो जश्न थोड़ा सा और मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें खरीदा ही तो है बेबी डॉल, अपने प्यार से, अपने यकीन से, अपनी शिद्दत से, अपने जुनून से खरीदा ही तो है मैंने तुम्हें। और तुमने मुझे अपनी मासूमियत से, अपने बचपने से, अपने शरारतीपन से, अपनी मोहब्बत से और अपनी बोल्डनेस से। बोल्डनेस कहते हुए जब जश्न ने हल्की सी नज़र उसके होठों पर मारी तो अति के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आ गई थी। जश्न ने हर पल उसे संभाला था और आज फिर से संभाल लिया था। उसकी मुस्कुराहट देखकर जश्न आगे बोला, तुम जानती हो ये सब चीज़ें किसी बाजार से नहीं मिलती, लेकिन मुझे मिली है मेरे मोहब्बत के बाजार से। अगर लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हें किसी बाजार से ख़रीदा है तो हाँ, ख़रीदा है, पर वो बाज़ार मेरी मोहब्बत का था और तुम मेरी बाज़ार मोहब्बत हो, जहाँ पर मोहब्बत की कीमत मेरी सांसें हैं और मोहब्बत की मंजिल मेरी ज़िंदगी। तुम्हें पाकर मैंने सब कुछ पा लिया, बस अब कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी बातें सुनकर रति को एक सुकून मिल रहा था। अब तक उसने खबरों में जो कुछ भी सुना वो भूल चुकी थी। उसके कानों में बस जश्न की बातें गूंज रही थी और आंखों में जश्न के लिए मोहब्बत दिखाई दे रही थी और साथ ही साथ उसे एक दरिया भी दिखाई दे रहा था। वो दरिया था जश्न की मोहब्बत का, जो उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था और यकीनन वो इस दरिया में डूब जाना चाहती थी। अति के चेहरे पर सुकून और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट देखकर जश्न के दिल को भी राहत मिली। अभी अभी वो अपनी बेबी डॉल के बर्थडे के लिए सारी तैयारियां करके आया था और जब उसने फ़ोन पर न्यूज़ देखी तो वो एकदम कांप सा उठा था और भागता भागता अति के पास वापस आया था। उसने एक बार फिर से अति के माथे को हल्का सा चूमा और फिर बोला, जाओ अभी के अभी तुम एकदम बिल्कुल बेबी डॉल की तरह तैयार होकर आओ। उसकी बात पर अवती ने अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखा और फिर बोली, लेकिन क्यों, हमें कहीं जाना है क्या? वो मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, पर जितना कहा है उतना करो और इस तरह से तैयार होना कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को देखकर चाँद शर्माने पर मजबूर हो जाए और सितारे टूटने पर आसमान में बिजली जलकर मचलने लगे और धरती को खुद पर गुमान हो कि उसके पास एक ऐसा खूबसूरत हीरा है जिससे पूरी कायनात जलती है। उसकी बातें सुनकर रति को हंसी आने लगी और अभी भी उसकी आंखों में थोड़ी थोड़ी नमी थी और वो नमी भरी आंखों से ही खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने आज तक जश्न की शायरी नहीं सुनी थी। आज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता नहीं क्या ही सुन लिया हो। तो उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। उसे यूं हंसते देखकर जश्न ने मुंह बनाया और बोली, इतनी भी बेकार शायरी नहीं करता हूँ। और मैं, आपसे किसने कहा कि आप बेकार शायरी करते हो? अति ने हंसते हुए ही कहा। तो जश्न ने और भी ज़्यादा मुंह बनाया और बोला, जिस तरह से तुम हंस रही हो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी बात सुनकर अति को और भी ज़्यादा हंसी आ गई, लेकिन फिर वो मुश्किल से अपनी हंसी रोक कर बोली, मैं हंस आपकी शायरी पर नहीं रही हूँ, इस बात पर हंस रही हूँ कि मोहब्बत में अच्छे से अच्छा बंदा बेकार हो जाता है। बिजनेस टाइकून जो एटीट्यूड के बिना बोलता भी नहीं था, अब मोहब्बत भरी शायरियाँ सुना रहा है, तो वो शायरी सुनकर हंसूँ नहीं तो क्या करूँ? इतना कहकर वो एक बार फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी। तो जश्न ने उसके चेहरे के आगे अपना हाथ बढ़ाया
और बड़े ही स्टाइल से बोला, ये तो तुम्हारी मोहब्बत ने नकारा कर दिया हमें, वरना बंदे हम भी बड़े काम के थे गाले। अब इस बार तो अति और भी हंस हंस कर पागल हो चुकी थी। आज उसने पहली बार जश्न का ऐसा रूप देखा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी। जब जश्न ने उसे घूर कर देखा तो उसने जल्दी से अलमारी में से अपने कपड़े निकाले, लेकिन जब वो अपने कपड़े निकाल रही थी तो जश्न फिर से उसकी तरफ बढ़ा और उसने उसकी अलमारी में से एक बेहद ही प्यारा आउटफिट निकाल कर उसे दिया, जिसके बारे में अति तो जानती तक नहीं थी, क्योंकि उसने अपने कपड़े ढंग से देखे भी नहीं थे। वो तो बस कलर के हिसाब से ऐसे ही आउटफिट उठा लिया करती और पहन लिया करती, पर जश्न ने हर एक चीज़ के लिए स्पेशल आउटफिट रेडी करवाया था, तो आज उसकी बर्थडे पार्टी के लिए वहीं लेने वाला था। हालांकि अति ने उसे अपने बर्थडे के बारे में कभी नहीं बताया था। ये उसे अति के बर्थ सर्टिफिकेट से पता चला था, जब उसने उसकी एडमिशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे। जश्न के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल नहीं था, पर यह बात अति बिल्कुल नहीं जानती थी कि जश्न उसके बर्थडे के बारे में जानता है। उसे तो दूर दूर तक इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। इंडिया, रात के करीबन 11 बजे जोशी हाउस। नवीन जोशी अपने कमरे में आराम से सो रहा था। पूरी दुनिया में जश्न और अति को जलील करने का प्लान बनाकर और अपने प्लान को सक्सेसफुल होता देखकर वो चैन की नींद सो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ना जाने कितनी ही बड़ी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन अचानक ही एक झटके से उसका दरवाज़ा खुला और 2-3 लोग जिन्होंने नकाब पहने हुए थे वो अंदर आए और आते ही सोते हुए नवीन जोशियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जश्न के ही आदमी थे। हालांकि जश्न को ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, पर उसे कभी महसूस नहीं हुआ कि नवीन जोशी जैसा तुच्छ आदमी उससे भिड़ने का सोच भी सकता है। नवीन जोशी ना ही खुद को बचा पाया और ना ही अपनी आंखें खोल पाया। उसकी बंद आंखें हमेशा के लिए बंद हो जा चुकी थी और वो आदमी उसे मारकर वापस कमरे से बाहर ही चले गए थे। उन्होंने जश्न को नवीन जोशी के दुनिया से अलविदा होने का मैसेज कर दिया था, जिस पर जश्न सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जिसकी वजह से मेरी बेबी डॉल की आंखों में आंसू आ जाए उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद ही रहनी चाहिए। भगवान तुम्हारी आत्मा को कभी शांति ना दे। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन साइड में रख दिया और अति के पास आ गया, जहां अति कपड़े पहन रही थी। जश्न के दिए कपड़े पहनकर वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आई और आईने के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी, तो एक बार फिर से जश्न उसके करीब हुआ और उसने ड्रेसिंग में से सामान निकाल कर ड्रेसिंग पर रखा और फिर एक एक कर उसे पहनाने लगा। अति की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वो ज्वेलरी बॉक्स था जिसमें एक बेहद खूबसूरत डायमंड लॉकेट के साथ साथ डायमंड थी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि हमेशा ही जश्न अति को बेहद खूबसूरत ज्वेलरी ला कर दिया करता था, लेकिन इन डायमंड में एक अलग ही चमक थी, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बेशकीमती डायमंड थे, जो कि स्पेशली जश्न ने अति के लिए मंगवाए थे। और इन ज्वेलरी में लगे हर डायमंड की कीमत लगभग से 45 करोड़ थी। उसके बाद उसने अति को डायमंड ब्रेसलेट और डायमंड जड़ी पायल भी पहनाई और वो खुद नीचे झुककर उसके पैरों को अपने घुटनों पर रख कर और पायल पहनाने से पहले उसने उसके पैरों को बहुत ही ज़्यादा प्यार से चूमा, तो अति एकदम से सिहर उठी। वैसे तो जश्न की हर एक छुअन उसे मदहोश करती थी, लेकिन जब वो कभी कभी बेहद प्यार से उसे इस तरह से पैम्पर करता था तो वो फीलिंग ही बहुत ज़्यादा गजब होती थी। वो खुद में सिमट गई, तो जश्न ने उसके पैरों को बड़े ही प्यार से नीचे रखा और फिर उसे देखते हुए उसके माथे को बेहद शिद्दत से चूम लिया और फिर उसे अपनी गोद में भी उठा लिया। तो अति के हाथ जश्न के सीने पर चले गए और वो उसकी आंखों में देखने लगी। वो सोच रही थी कि आखिर जश्न कर क्या रहा है, अब कौन सा सरप्राइज वो उसके लिए प्लान कर रहे हैं। उसे यूं गोद में उठाए हुए जश्न कमरे से बाहर आ गया और फिर अपने आइलैंड के बिल्कुल किनारे पर आया, जो कि एक बीच से शुरू होता था। वहाँ पर इस वक्त बेहद खूबसूरत नज़ारा था। पानी में चमकती हुई चाँद की रोशनी इस नज़ारे को बेहद खूबसूरत बना रही थी। पानी में चाँद का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। अति ने उस समय देखा तो मुस्कुराई, लेकिन उसके मुस्कुराते ही वहाँ पर एकदम से रोशनी भी हो गई, क्योंकि वहाँ पर जश्न ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लाइटिंग करवाई थी, जो कि सफ़ेद रंग की थी। वो लाइट जब पानी में अपनी चमक बिखेर रहे थे तो वो नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत बन रहा था।
देखते ही देखते वहाँ पर किनारों पर 2-3 बोन फायर भी जलने लगे और फिर अचानक ही एक बेहद प्यारा संगीत उस जगह पर सुनाई देने लगा, जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा प्यारा वायलिन बज रहा हो। अति की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो एकदम सरप्राइज एक्सप्रेशंस के साथ जश्न को देख रही थी और फिर तभी जश्न ने उसे ऊपर की तरफ देखने का इशारा किया तो ऊपर आसमान में एकदम से कुछ क्रैकर सा जला और फिर हैप्पी बर्थडे बेबी डॉल लिखा दिखाई देने लगा। जगमगाते सितारों के साथ वो चीज़ बहुत प्यारी लग रही थी। उसमें पूरा हैप्पी बर्थडे बेबी डॉल लिखा हुआ था, जो कि अति अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये तो उसके ख्वाबों से भी परे था। वो अभी तक जश्न की गोद में अपनी नज़रें आसमान की तरफ किए वो मनमोहक नज़ारा देख रही थी और जश्न उसके चेहरे पर आए हुए खूबसूरत एक्सप्रेशंस देख रहा था। इन्हीं एक्सप्रेशंस को देखने के लिए तो उसने ये सब प्लान किया था। आपको कैसे पता चला मेरा जन्मदिन? अति एकदम से इमोशनल हो गई थी। वो खुद को इतना भूल गई थी कि उसे अपना ही बर्थडे नहीं याद था, लेकिन जश्न को याद था। उसे यूं इमोशनल होकर अटक कटक कर बोलते देख जश्न मुस्कुराया और बेहद प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमसे जुड़ी किसी चीज़ को मैं कैसे भूल सकता हूँ बेबी डॉल। ये दिन बहुत ख़ास है मेरे लिए, क्योंकि अगर ये दिन नहीं होता तो तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होती। अब जश्न उसे यूं ही गोद में लिए बीच की तरफ बढ़ गया, जहाँ पर एक प्राइवेट बोट उनका इंतज़ार कर रही थी। वो भी बेहद खूबसूरती से सजाई गई थी। उसके अंदर वाइट लाइट के साथ साथ खूबसूरत दिए भी जलाए गए थे। तेज़ हवाएं चल रही थी, लेकिन वो दिए फिर भी जल रहे थे। जैसे ही अति उस बोट के अंदर आई, उसकी आंखें और भी ज़्यादा फैल गई, क्योंकि बोट के बीचों बीच एक खूबसूरत टेबल था जिस पर एक बेहद ही प्यारा केक रखा हुआ था, जो कि एक प्रिंसेस डॉल केक था। वो केक डॉल की शेप में तैयार किया गया था। अति उस केक को देखते हुए मुस्कुराई। जश्न उसे यूं ही गोद में लिए उस टेबल के पास आया और फिर उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया तो अति अपनी हल्की हल्की नम आँखों से वो सब देखने लगी। ये सब चीज़ें जश्न के लिए कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वो इतना पावरफुल और सक्सेसफुल था कि सिर्फ बोट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को वो इतनी खूबसूरती से सजा सकता था। उसके पास ना ही पैसे की कमी थी और ना ही पावर की, लेकिन अति के लिए ये ख्वाब की तरह था जिसे देखना भी उसकी औकात से बाहर था। अब तुम यूं ही रोती रहोगी या मुझे केक काट कर खिलाओगे भी? जश्न ने मुंह बनाकर कहा तो अति शर्मा कर हंसने लगे। अति ने मुस्कुराते हुए जश्न को देखा और फिर टेबल पर रखा नाइफ उठाकर केक कट किया तो उसी वक्त उस पूरी जगह पर एक बेहद प्यारी धुन गूंजने लगी, जो कि शायद एक बर्थडे सॉन्ग था। और फिर उसी वक्त अचानक से ही जश्न और अति दोनों पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बारिश होने लगी, जो कि एक हेलीकॉप्टर से की जा रही थी। आखिर जश्न अपनी फूलों जैसी बेबी डॉल को फूलों से नहलाना कैसे मिस कर सकता था। केक काटने के बाद अति ने जश्न को केक खिलाने की बजाय अपने होठों पर केक लगा दिया तो जश्न मुस्कुराया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे चूम लिया। उसे अपनी बेबी डॉल से यही उम्मीद थी। मीठा केक और भी ज़्यादा मीठा हो चुका था और उन दोनों के मुंह में पूरी तरह से घुल रहा था। केक अच्छे से एक दूसरे को टेस्ट करवाकर जश्न ने अति से दूर हुआ और घुटनों के बल बैठ गया। अति हैरानी से उसे देखने लगी। आई लव यू बेबी डॉल, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरी मोहब्बत को कबूल करने के लिए, जश्न सिंह शेखावत को दूसरी ज़िंदगी देने के लिए, सच्चा प्यार महसूस कराने के लिए, मेरी बेबी डॉल बनने के लिए। आज तुमसे कुछ मांगना चाहता है तुम्हारा जश्न, क्या तुम दोगे? अति की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने भरे गले से जश्न के पास बैठते हुए कहा, मेरे पास क्या है? जो भी है मेरा सब आपका ही तो है। ये जिस्म जान ये ज़िंदगी सब आपकी ही है। इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में मैं आपकी ही रहूँगी। मैं आपको क्या ही दे सकती हूँ, मेरी तो पूरी दौलत ही आप हो। जश्न ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, इसकी इजाज़त नहीं है तुम्हें। बस कभी भी कोई भी मुश्किल आएगी तो तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। मुश्किलों से घबराओगी लेकिन मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ोगी। मैं कोशिश करूँगा कोई मुश्किल तुम तक पहुँचे ही नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थिति आए तो तुम सिर्फ अपने जश्न जी पर भरोसा करोगी। बिल्कुल करूँगी, बिल्कुल, कहते हुए अति जश्न के सीने में सिमट गई।
हम जन्म जन्मांतर तक साथ रहेंगे, मैं आपसे दूर कभी नहीं हो सकती। एक आखिरी काम बेबी डॉल। जश्न ने वहाँ साइड पर रखी फाइल उठाई और रति की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ बढ़ाकर उसने एक पेन भी उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, प्लीज़ बेबी डॉल, इन पर अपने प्यारे सिग्नेचर कर दो। अति ने उस फाइल को अपने हाथों में ले लिया था और बड़ी ही हैरानी से उस फाइल को देख रही थी। लेकिन जैसे ही उसने उस फाइल को खोला उसकी आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई और वो अपनी नम आँखों से जश्न की तरफ देखने लगे। मुश्किलों और खुशियों के बीच जूझती अति और जश्न की कहानी को मंजिल मिल चुकी थी। जश्न और अति का साथ आप लोगों को कैसा लगा? क्या आप जश्न और अति के साथ कुछ कदम और चलना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब भी जानना चाहते हैं कि जश्न ने अति से कौन से पेपर्स पे साइन करवाए हैं? तो जानने के लिए देखिएगा इस कहानी का सीज़न 2। आज कहानी का लास्ट पार्ट है, तो कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। आप लोग दिल खोल कर कमेंट करके बताइएगा कि ये पूरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी और आप लोग इस कहानी का सीज़न 2 देखना चाहते हैं या नहीं। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाती रहूँगी। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कोई और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।